Hello students, I am an geography teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisherghat. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today will be discuss about chapter third कौन सा अपना जनसंख्या संगठन। इसके हमने जो टॉपिक थे इंट्रोडक्शन वो हो गया था हमारा। की पॉइंट इसके देख लेते हैं। लिंग संगठन ये हो गया था। आयु संरचना हम पढ़ रहे थे और उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, साक्षरता और व्यवसायिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे, आयु संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। तो आयु संरचना में यहाँ तक पढ़ लिया था कि हाँ वर्ग किस किस प्रकार से बने होते हैं। ये जैसे 15 से 59 आयु वर्ग के बीच में जनसंख्या क्या है, बड़ी कार्यशील जनसंख्या होती है। 60 से ऊपर जो होती है वो क्या होती है, वर्ध जनसंख्या होती है। और उस पर क्या है, स्वास्थ्य संबंधी क्या है, खर्चे अधिक होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ते हैं आयु लिंग पिरामिड। आयु का जो लिंग पिरामिड है उसके बारे में, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आयु लिंग पिरामिड जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से क्या है कि अलग अलग जो वर्ग बने हुए हैं तो उसमें क्या है, स्त्री कितनी है पुरुष कितने हैं, ये दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या का जो पिरामिड है वो क्या है, आयु लिंग को संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है कि हाँ इसमें स्त्री पुरुष या बालक बालिकाएं कितनी हैं। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जो अपना जो पिरामिड है वो बना है वो कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करता है। जैसी आकृति होगी वैसा उसमें क्या होगा, वैसी विशेषताएं भी होंगी। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। हर पिरामिड जो दिखा रखे हैं, 2-3 जो पिरामिड है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसमें जो दायां भाग है वो तो किसके लिए है, स्त्रियों के लिए, और बायां भाग क्या है, पुरुषों के लिए है। तो चित्र 3.1, 2 और 3 जनसंख्या पिरामिड के विभिन्न प्रकार दर्शाते हैं। ये जो यहाँ पे दे रखे हैं इनके, जो फर्स्ट जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है विस्तारित होती जनसंख्या की। जनसंख्या क्या है, जनसंख्या का आकार कैसा है, विस्तारित होती जनसंख्या में जो अपना पिरामिड है वो कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ये जो फर्स्ट जो दिखा रखा है आपको, ये तो इसमें क्या है, ये देखिए आप, ये इधर की साइड में ये स्त्रियों के लिए, ये पुरुषों के लिए। ये जो बीच में जो दिखा रखा है यहाँ से ये आपको देखना है। तो विस्तारित होती जनसंख्या के लिए पिरामिड ऐसी आकृति बनेगी। तो ये किस देश का है या किसका, नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड है। ये किसका है, नाइजीरिया का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार, आकार कैसा है इसका, विस्तृत, और कैसा है ये त्रिभुजाकार। ये देखो ये यहाँ से ये ऐसा कुछ ये डायग्राम बन रहा है। तो ये कैसा आकार है, त्रिभुजाकार। ऊपर से क्या है, पतला होता जाता है और नीचे से चौड़ा होता जाता है। तो पिरामिड है जो अल्प विकसित देशों के प्रतिरूप है, जो विकसित नहीं है उनके क्या है, ये प्रतिरूप है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर, ये देखो यहाँ पे 0 से 4, 5 से 9, ये क्या है, आयु वर्ग दर्शा रखे हैं। फिर 80 से 84, 85 से अधिक। तो 0 से 4 जन्म लेने वाले कितने हैं, ये देखो जन्म लेने वाले पुरुष भी अधिक हैं और स्त्रियां भी अधिक हैं। फिर जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं, इनका आकार बढ़ता जाता है, ये कम होते जाते हैं। जैसे जैसे आयु वर्ग बढ़ता जाता है तो ये क्या है, इनकी जनसंख्या क्या है, ये देखो ये यहाँ पे जनसंख्या दर्शाई गई।
न्यूनतम जनसंख्या का प्रतिशत। तो ये जैसे जैसे इनका आयु वर्ग ये देखो ऊपर जा रहे हैं, तो आयु वर्ग क्या है, बढ़ता जा रहा है कि जैसे 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, तो ये जनसंख्या घटती जा रही है। ये किसके लिए है, अल्प विकसित देश। नाइजीरिया क्या है, अल्प विकसित देश है। अब नाइजीरिया को आपको मैप में ढूंढना है कि नाइजीरिया कहाँ पे है। तो ये जो विस्तारित होती जनसंख्या है वो ये दर्शा रही है। ये देखो यहाँ पे जाके बिल्कुल 85 तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल कम हो गए। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर यहाँ पे होगी बहुत अधिक है। इसका कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। जो छोटे जो आयु वर्ग है उसमें क्या है, विशाल जनसंख्या पाई जाती है। ये देखो, यदि आप बांग्लादेश और मेक्सिको के लिए पिरामिड की रचना करें तो वे भी ऐसे ही दिखाई देंगे। मेक्सिको और बांग्लादेश भी ऐसे ही दिखाई देंगे। ये कहाँ पे पड़ते हैं, एक तो बांग्लादेश तो भारत के क्या है पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के पास में पड़ता है, और ये मेक्सिको ये भारत में नीचे की साइड में। ये आपको मानचित्र में देखने हैं कहाँ कहाँ। फिर अगला जो है, अगला किसका है, स्थिर जनसंख्या का। स्थिर जनसंख्या में क्या होता है, कैसा पिरामिड बनता है वो देख लेते हैं। ये पिरामिड आपसे पूछे जा सकते हैं कि स्थिर जनसंख्या का पिरामिड कौन सा है और विस्तारित जनसंख्या का कौन सा है और इसके अलावा कौन सा है। स्थिर जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया का, इसमें ऑस्ट्रेलिया का आयु वर्ग दिखाया गया है। आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार, ये देखो ये जो घंटी के आकार का जो पिरामिड बन रहा है, ये देखो यहाँ से थोड़ा है इसकी, यह दर्शाता है कि जन्म आकार का है जो शीर्ष की ओर सूंडाकार होता जाता है। शीर्ष की ओर जाता जाता क्या हो जाता है, सूंड के आकार की तरह हो जाता है। यह दर्शाता है कि जन्म दर की और मृत्यु दर लगभग समान है। जन्म दर भी समान है और मृत्यु दर भी क्या है, लगभग समान है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है। भी जहाँ जनसंख्या जन्म लेने वाले भी और मरने वाले बराबर होंगे तो वहाँ पे क्या होगी, जनसंख्या समान होगी। वहाँ पे ना तो ज़्यादा होगी ना ज़्यादा कम होगी। तो इसमें ये देखो आयु वर्ग में ये देखो जन्म लेने वाले तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे क्या है बहुत अधिक जीवित रहते हैं, क्योंकि यहाँ की क्या है, जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक है। जीवन प्रत्याशा का मतलब यहाँ पे विकास है, यहाँ पे मरते लोग कम हैं, क्योंकि क्या है एक तो विकसित हो देश की तरफ ये है अग्रसर। तो इसमें क्या है कि सारी सुख सुविधाएं होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी चेकअप होते रहते हैं। अपने क्या है यहाँ पे क्या है कोई चेकअप होते ही नहीं है इंडिया के अंदर, कि हाँ जब बीमार हो गए 80 से ऊपर चले गए वहाँ पे क्या है छोटे छोटों के चेकअप होने लग जाते हैं, जिससे क्या है कि कोई बीमारी पहले आने से पहले ही उसको समाप्त कर देते हैं। तो इसमें क्या है ये देखो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये देखो 100+ भी दे रखा है। यहाँ पे 100+ तक जाते हैं लोग, वहाँ पे सिर्फ क्या था 85+ तक लोग बहुत कम जा रहे थे। यहाँ पे 90, 94, ये देखो 70, 74 तक। तो ये देखो ये यहाँ की ये देखो ये इतनी जनसंख्या है, ये देखो 70, 74 और 15 से 19 से लेके ये देखो यहाँ पे भारी जनसंख्या है। तो ये हो गया स्थिर जनसंख्या का डायग्राम। आगे चलते हैं, हास्यमान जनसंख्या का डायग्राम देखते हैं हम। जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और शून्याकार शीर्ष निम्न जन्म दर और मृत्यु दर को दर्शाता है। इन देशों की में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। इनमें क्या है, ये क्या है जन्म दर, ये देखो जन्म दर, जन्म से के बाद में मरते बहुत कम है। यहाँ पे जन्म भी बहुत कम लेते हैं लेकिन मरते भी बहुत कम है। ये देखो ये इसका पिरामिड है। शून्याकार शीर्ष निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को दर्शाता है। जन्म दर भी बहुत कम है और मृत्यु दर भी बहुत कम है। जन्म दर क्योंकि ज़्यादा जन्म नहीं लेते, क्योंकि मरते भी बहुत कम है। तो इन देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। इनमें क्या है, ये देखो यहाँ पे 100+ पे भी जा रहा है, 90, 85+ पे भी इतनी जनसंख्या है। यहाँ पे ये 75 से 79 तक ये देख सकते हो आप, 5 से 9 से लेके 79 तक ये देखो कितना
विशाल जनसंख्या है यहाँ पे। तो ये क्या है, यदि आपसे हास्यमान जनसंख्या का पूछे तो आप जापान का बता सकते हो, स्थिर का पूछे तो आप ऑस्ट्रेलिया का बता सकते हो, और विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड पूछे तो आप नाइजीरिया का एग्जाम्पल देके बता सकते हो। आगे चलते हैं। वृद्धि होती जनसंख्या, जनसंख्या का वृद्ध होती जनसंख्या, जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है, कि बुजुर्ग क्या होते जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। यह 20वीं शताब्दी की नई परिघटना है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में उच्च आयु वर्गों में बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा के कारण जनसंख्या बढ़ गई है। जीवन प्रत्याशा क्या है, बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं और लोगों को जीने के ज़्यादा लालसा भी है आगे से आगे, क्योंकि हाँ एक तो उपचार सही मिल जाता है तो सही समय पे देखभाल हो जाती है, तो फिर उससे क्या है कि वो कम हो जाता है। जैसे पहले यदि किसी के हार्ट अटैक आ जाता था तो वो मर जाता था। आजकल क्या है कि हार्ट अटैक आ भी जाए, छोटा मोटा हार्ट अटैक यदि आता है तो फिर उसका क्या है, सर्जरी कर दी जाती है, फिर वो एकदम पहले की तरह काम करता है। और भी बहुत सारी चीज़ों में आप देख सकते हो, जैसे कैंसर तक का भी धीरे धीरे इलाज दुनिया में विकसित हो रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, पहले कोई भी बीमारी आ जाती थी तो वो सारे गांव के गांव खाली हो जाते थे। तो इस प्रकार क्या है कि वृद्ध क्या है बहुत कम बचते थे, और आजकल क्या है वृद्ध ज़्यादा होते जा रहे हैं, और इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे ये चीज़ें होती जा रही हैं। जो आयु है वो औसत आयु जो भारत की है वो बढ़ी है पिछले 20-30 सालों की। यदि आप औसत आयु देखोगे तो औसत आयु बढ़ी है भारत की। तो जीवन प्रत्याशा के कारण जनसंख्या बढ़ गई है। जन्म दरों में हास्य के साथ जनसंख्या में बच्चों का अनुपात घट गया है। जन्म दर में क्या है, जो कम जन्म दर होने के कारण क्या है, पहले क्या है किसी के 6-6, 7-7 बच्चे होते थे, आजकल क्या है एक बच्चा या 2 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। और लोगों में क्या है ये माइंड भी विकसित हुआ है कि हाँ आगे यदि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो संसाधनों पर दबाव बढ़ जाएगा। देश के जितने भी संसाधन हैं पहले से ही कम है और फिर उन पे और ज़्यादा। तो ये क्या है, ये शिक्षा के कारण हुआ है ये चीज़ें। तो इसी प्रकार आगे देखते हैं। ग्रामीण नगरीय संगठन, जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर होता है। अब आप किसके आधार पे विभाजन करते हो, ग्रामीण है ये नगरीय है, तो ये उनके निवास स्थान के आधार पर, तो जहाँ पे वो रहते हैं। यहाँ विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो जो ग्रामीण और नगरीय है वो जीवन आजीविका जो पैसे कमाते हैं, जो शहरों में रहते हैं वो अधिक पैसे कमाते हैं क्योंकि उनको रोजगार मिलता रहता है प्रतिदिन, और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। और वहाँ जो यहाँ की सामाजिक दशा है, जो समाज है, ग्रामीण इलाकों में समाज है और नगरों में उनकी सोच में भी डिफरेंट होता है और वो जीवन भी डिफरेंट रहता है, उनका जीवन जीने का तरीका भी। तो इसी प्रकार आयु, लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। वहाँ आयु लिंग संगठन है वो भी अलग होता है, और व्यवसाय की संरचना अलग होती है। ग्रामीण इलाकों में लोग अधिकतर कृषि करते हैं, लेकिन जो नगरीय इलाके हैं उनमें क्या है लोग बिजनेस भी करते हैं, सर्विस सेक्टर में भी अधिक दिखाई देते हैं, इंडस्ट्री एरिया में भी इंडस्ट्री भी लगती है, तो फिर वहाँ पे ये जो बिजनेस रहता है, व्यवसाय रहता है। जनसंख्या घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। जनसंख्या घनत्व नगरों में ग्रामीणों की अपेक्षा अधिक रहता है क्योंकि लोग वहाँ पे अधिक रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, और यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या कम होती है। वही तो जनसंख्या घनत्व होता है। हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। यद्यपि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने के मापदंड एक देश से दूसरे देश में भिन्न हो सकते हैं। मापदंड क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। सामान्य रूप में ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, और नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जिनमें अधिकांश
क्या होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में संलग्न होते हैं। कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं? प्राथमिक क्रियाएं वो होती हैं जो सीधी सीधी अपने को प्रकृति से मिलती हैं। अब जैसे हम कोई चीज़ है, जैसे कृषि है, तो ये क्या है, प्राथमिक, क्योंकि सीधे हमारे को प्रकृति से इसमें प्राप्त होता है। वानिकी है वो, और जैसे मत्स्य पालन है वो, ये जो चीज़ें क्या है, सीधी प्रकृति से हमें मिलती हैं। जैसे इनमें कोई काट छांट होके या मानव निर्मित ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये प्रकृति से हमें मिल जाती हैं। मानव ये इनको क्या है, बढ़ा सकता है, इनका उत्पादन ये कर सकता है। जैसे बीज बो दिया तो उसका अच्छा बीज बोएगा तो अच्छा उत्पादन अच्छा कर सकता है, लेकिन सीधी क्या होती है, प्रकृति से हमें ये चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जो द्वितीयक जो चीज़ें होती हैं, जैसे नगरीय में क्या होती हैं, गैर प्राथमिक क्रियाएँ, जैसे वहाँ पे क्या होती है, इंडस्ट्री स्थापित होगी तो वहाँ पे क्या है, उसमें रोज़गार मिला है, तो निर्माण, विनिर्माण और परिवहन, जैसे सर्विस सेक्टर में चले गए लोग, क्या है, लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, जैसे परिवहन की सेवा हो गई, संचार की हो गई, तो ये क्या, ये चीज़ें क्या है, गैर प्राथमिक क्रियाओं में आ जाती है। गैर प्राथमिक क्रियाओं में द्वितीयक जो प्राथमिक क्षेत्र, तो ये हो गया कृषि, वानिकी और मत्स्य। द्वितीयक क्षेत्र को क्या होते हैं, विनिर्माण, निर्माण और व्यवसाय, ये क्या हो जाते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहलाते हैं। तृतीयक क्षेत्र जो क्या है, सर्विस सेक्टर है, इसमें वो तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र होते हैं इनके। आगे इनके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे। क्षेत्र 3.1 कुछ चुने हुए देशों के ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन को दर्शाता है। कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीकी और एशियाई देशों के क्रमशः जिम्बाब्वे तथा नेपाल के ग्रामीण और नगरीय अनुपात के विपरीत है। अब जो कनाडा और फिनलैंड के अंदर जो है वो क्या है, जो अफ्रीकी और एशियाई देश, जो अफ्रीकी जिम्बाब्वे और एशियाई नेपाल है, ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात है उसके जस्ट विपरीत है। विपरीत कैसे? पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, पश्चिमी जो देश हैं, जो पश्चिम में हमारे जो विश्व के पश्चिम में जो देश पड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, पश्चिमी देश। पश्चिमी देशों में ये यूएसए वगैरह ये क्या आ जाते हैं, पश्चिमी देशों में आ जाते हैं। तो यहाँ क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। तो वहाँ पे क्या है, ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा रहते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। और नगरीय जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या है, पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां अधिक रहती हैं। नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में स्थिति इसके विपरीत है, क्योंकि हमारे यहाँ देख लो तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां हैं वो ज़्यादा रहती हैं और नगरीय क्षेत्रों में कम रहती हैं। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आगमन पर क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक है, और इसकी तरफ क्या है, महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्र में महिलाओं की अधिकता है। नगरीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर क्या है, अधिक होते हैं, तो वहाँ पे क्या है, ग्रामीण क्षेत्र से महिला आगमन क्या है, यूरोप और कनाडा में क्या है, ज़्यादा है। स्त्रियाँ क्या है, नगरों की तरफ ज़्यादा जाती हैं, पुरुष कम जाते हैं। और भारत और नेपाल जैसे देशों में क्या है कि पुरुष ज़्यादा जाते हैं नगरीय क्षेत्रों में और महिलाएं घर पे ही रह के घर का कार्य करती। ये स्थिति उल्ट है। कृषि भी इन विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत है। कृषि क्या है, मशीन से होती है, तो यह लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है। तो इससे क्या है कि ये पुरुषों के ज़्यादा इसकी समझ होती है, तो ये क्या है, पुरुष व्यवसाय अधिक है। इसके विपरीत एशिया में नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात भी पुरुषों के अनुकूल है। उल्लेखनीय है कि भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता का, जैसे आप देखोगे कि गांव में क्या होता है कि महिलाएं भी क्या खेत में जाके काम करती हैं, तो इसमें क्या सहभागिता ज़्यादा रहती है नगरों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में। नगरों में आवास की कमी एक मेन कारण ये भी है कि आवास की कमी के कारण कि घर क्या है बहुत छोटे छोटे होते हैं,
कमी, रहन सहन की उच्च लागत भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या है रोज़गार के अवसरों की कमी। भारत में क्या है रोज़गार के अवसर भी कम हैं नगरों में, और सुरक्षा की कमी महिलाओं के, और महिलाओं की सुरक्षा की तरफ भी अब धीरे धीरे ध्यान दिया जा रहा है। तो ये क्या है गांव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को रोकते हैं। इससे क्या है कि महिलाएं इनके इन जो मेन जो मुद्दे हैं इनके कारण गांव नगरीय क्षेत्रों में जाने के लिए कम जो आकर्षित रहती हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।